Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandaris Dosa. Today, I will be discussed about depreciation. This topic is related to valuation. अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि पर्पज ऑफ वैल्यूएशन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस इन यूज ऑफ वैल्यूएशन। उसके अंदर अपन देख रहे थे कि आपका जो वैल्यूएशन है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी लाइफ कितनी है, कॉस्ट कितनी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड था। तो अपन नॉर्मल सी बात भाषा में ये बात करें कि आपकी जो स्ट्रक्चर है या प्रोजेक्ट है जिसको अपन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है वो समय के अकॉर्डिंग या जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर टेयरिंग, वेयरिंग, डेकार, ठीक है, तो यदि आप ये कहें कि डिग्रीज होती रहती है, यदि आप प्रॉपर्टी को यूज में कर रहे हैं तो उसका घिसावट के कारण, ठीक है, या फिर और किसी रीजन की वजह से वो क्या है क्षय हो जाता है, एक तरीके से डेकार उसका होने लग जाता है, डिग्रीज होने लग जाती है उसकी वैल्यू। ठीक है, वो आपका डिप्रिसिएशन वाला पार्ट आता है कि आप ये कहेंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है पहले उसकी जो वैल्यू थी वो इनिशियल जो वैल्यू होती है वो कैपिटल कॉस्ट, यदि आप ये कहें जो वैल्यू होती है उसके बाद में उसमें क्या है कि जो डिप्रिसिएशन होता जाता है उसे आप डिडक्ट करते जाते हैं, माइनस करते जाते हैं विदाउट आपका स्क्रैप वैल्यू। आपको पता है कि स्क्रैप वैल्यू जो होती है, जैसे आपने डेफिनेशंस में डिस्कस किया था, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है कि आपकी जो कोई भी स्ट्रक्चर है या फिर कोई भी मशीनरी है उसको विदाउट डिसमेटल किए जो वैल्यू होती है वो सेल्वेज वैल्यू होती है। लेकिन यदि आप उसको डिसमेटल कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो पार्ट बचता है उसमें जो यूजफुल पार्ट जो बचते हैं उनको स्क्रैप वैल्यू में कंसिडर किया जाता है, और स्क्रैप वैल्यू आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका टोटल कॉस्ट की 10% आपकी स्क्रैप वैल्यू माना जाता है। ऐसा नहीं कि सारी जो प्रॉपर्टी है उनकी स्क्रैप वैल्यू 10% होती है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनके यदि आप डिसमेटल कर रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो नेगेटिव में भी चली जाती है, क्योंकि उसको अगर साफ करवाना है, उसे वहाँ से ट्रांसफर करवाना है तो उसका खर्चा बढ़ जाता है, जबकि उसमें यूजफुल वाला जो पार्ट है वो कम होते हैं, तो वहाँ पर वो नेगेटिव हो जाती है स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू। बट यदि अब ये माना जाता है कि बेसिक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर यूजफुल जो पार्ट होता है वो लगभग 10% आपके पास बचता है। तो अपन आज डिस्कस करेंगे कि कितना डिप्रिसिएशन होता है आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कि आप ये कहेंगे मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन कौन कौन से होते हैं जिनके माध्यम से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। प्रेजेंट टाइम के अंदर इसकी वैल्यू क्या है, यदि आप मार्केट के अंदर किसी चीज़ को रख रहे हैं तो आपकी इनिशियल जो कॉस्ट थी या इनिशियल वैल्यू जो थी उसकी कंपेरिजन में 2 साल या 3 साल 3 ईयर या 2 ईयर आपने यूज किया है, उसको यूज करने के बाद में उसकी वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है उसकी, तो वो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए आपको डिप्रिसिएशन वाला पार्ट आपको रिक्वायरमेंट होती है। मैं यदि डेफिनेशन की बात करूँ, डिप्रिसिएशन, ठीक है, द डिप्रिसिएशन मे बी डिफाइंड एज द डिक्रीज और लॉस इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिटोरेशन यूज, यानी आप ये कहेंगे घटाव या घिसावट या कम गिरावट, जिसे आप कहेंगे डिटोरेशन का मतलब, ठीक है, गिरावट एक तरीके से आप ये कहेंगे कि आपकी जो कोई स्ट्रक्चर है जो आपने यूज करने की वजह से उस स्ट्रक्चर के अंदर जो गिरावट आती है या घिसावट आती है, ठीक है, द प्रॉपर्टी जो डिक्रीज होती है उसे आप क्या कहेंगे, एक तरीके से डिप्रिसिएशन कहते हैं। यदि आप ये कह सकते हैं कि लाइफ, टेयरिंग और वियरिंग या बेकार इटीसी, टेयरिंग की वजह से या बियरिंग की वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो गिरावट आ रही है, तो यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है, तो वो सारी चीजें जो है वो क्या कहलाएगी, आपकी डिप्रिसिएशन कहलाएगी। द जनरली एनुअल डिप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉन एज एनुअल डिप्रिसिएशन, यानी आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वार्षिक, अब पर डे तो आपकी वैल्यूएशन डिक्रीज नहीं होती है, उसको आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, नहीं उसे फाइंड आउट कर सकते। तो आप क्या करेंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको पर ईयर आपकी जो वैल्यू है वो कितनी डिक्रीज उसके अंदर हो रही है वो अपन फाइंड आउट करते हैं, और जिसे अपन क्या कहेंगे, एनुअल डिप्रिसिएशन कहेंगे, एनुअल
डिप्रिसिएशन कहेंगे। एनुअल डिप्रिसिएशन मतलब आपकी वार्षिक जो गिरावट या फिर कमी जो आ रही है आपकी प्रॉपर्टी में, वो आपकी एनुअल डिप्रिसिएशन कहलाएगी, यानी कि आपका गिरावट, डिप्रिसिएशन यानी गिरावट, जो आपकी प्रॉपर्टी है डिक्रीज हो जाती है, वो आपकी डिप्रिसिएशन कहलाएगा। या नॉर्मल सी भाषा में ये कहे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसमें गिरावट के कारण या पुरानी होने की वजह से, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है उसमें कितना कमी आ रही है, वो आपका क्या कहलाएगा, डिप्रिसिएशन वाला पार्ट कहलाएगा। तो नॉर्मल सी बात करूँ, यदि मैं आपसे कहूँ कि ये किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे कि सर मैं जैसे बता रहा था कि पर ईयर होती है, ठीक है, पर ईयर उसको कैलकुलेट करते हैं कि हर साल आपकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो कितनी कम हो रही है। तो इसमें नेक्स्ट आगे चलिए आप, तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन डिप्रिसिएशन, किस तरीके से आप कौन कौन से मेथड जिनके माध्यम से आपको डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करना होता है। इसके 3 मेथड है, 3-4 बेसिकली अपन 3 का यूज करते हैं, लेकिन 4 मेथड मेंशन करते हैं हम। तो आप इसके अंदर देखिए, मेथड ऑफ कैलकुलेशन, मेथड ऑफ कैलकुलेशन, मेथड ऑफ कैलकुलेशन डिप्रिसिएशन, 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 इसके अंदर लिख सकते हैं द वेरियस मेथड ऑफ, द वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेशन, द वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेशन या कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन, are as follows. First, straight line method, straight line method, straight line method, straight line method. Second, constant percentage method. Third, sinking fund method, sinking fund method. Fourth, quantity survey, quantity survey method. यदि मैं आपसे नॉर्मल सी भाषा में बात करूंगा कि कौन कौन से मेथड है जिनके माध्यम से ये वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, किनके माध्यम से आपकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आपका पहला यदि आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके अंदर क्या करते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ये माना जाता है कि पर ईयर जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है या डिप्रिसिएशन हो रहा है वो एक तरीके से क्या है, कांस्टेंट रहता है, एक तरीके से कॉमन टाइप से नॉर्मल सेम, यदि आपके सेम डिक्रीज हो रहा है हर साल या पर डे, उसके हिसाब से जो डिक्रीज हो रहा है वो पार्ट सेम हो रहा है, तो अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे। इसके अंदर क्या है, विदाउट स्क्रैप वैल्यू, जो आपकी स्क्रैप वैल्यू है उसे माइनस करके जो पार्ट है वो जितने भी उसकी लाइफ होगी उसमें कॉमन सेम तरीके से वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट यदि आपका जो मेथड है वो क्या है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। आप ये कहेंगे कि कांस्टेंट परसेंटेज के माध्यम से वो डिक्रीज हो रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इतने परसेंट कांस्टेंट परसेंटेज के माध्यम से वो डिक्रीज हो रही है कि 10 साल में 5 साल में पर ईयर इतनी परसेंट डिक्रीज हो रही है, तो वो आगे भी उसी परसेंटेज से वो डिक्रीज होती रहेगी, तो वो उस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है। लेकिन सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड जैसा अपना प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था पूरा कि सिंकिंग फंड क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है
उसको यदि दोबारा से बनाना होता है तो उसके लिए आपको इंस्टॉलमेंट जमा कराते हैं पर ईयर, ठीक है। जो वो क्या है, डिप्रिसिएशन वाला पार्ट है एक तरीके से, कि आपका जो डेका हो रहा है या क्षय हो रहा है या टीयरिंग बियरिंग की वजह से आपकी जो बिल्डिंग है उसके अंदर कमी आ रही है, ठीक, डिक्रीज उसकी वैल्यू हो रही है, वो वैल्यू बाद में क्या होता है, डिसमेटल करना पड़ता है, उसे दोबारा से बनाना होता है। तो जितना इंस्टॉलमेंट आप जमा करा रहे हैं, जितनी प्रॉपर्टी है वो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी अपने पास वैल्यूज की, उसे दोबारा से बनाया जाएगा, तो वो फंड मेथड कहलाएगा। नेक्स्ट है क्वांटिटी सर्वे मेथड, कि अपन ये कहेंगे कि क्वांटिटी, इसके अंदर आपकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की, उसे क्वांटिटी में फाइंड आउट किया जाता है कि आपकी जो डिग्रीज हो रही है वो कितनी क्वांटिटी में डिग्रीज हो रही है। वो तो सर्वेयर जो होता है आपका, वो बताता है कि आपकी वैल्यू इतनी डिग्रीज हो चुकी है, ठीक है। तो सर्वे करेंगे जाके आप देखेंगे कि आपकी तो कितनी क्वांटिटी में वो खराब हो चुकी है या डिग्रीज हो चुकी है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट टाइम में है, इसकी वैल्यू क्या है। तो ये अपन क्या है, ये मेथड है आपके इसके डिप्रिसिएशन निकालने का। नेक्स्ट का फर्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए आप, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड देखिए। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके अंदर यदि आप लिखना चाहें कि इन दिस मेथड अज्यूम दैट, इसमें यह माना जाता है कि इन दिस मेथड अज्यूम दैट, इन दिस मेथड assume that in this method assume that in this method assume that the property losses its value by the same amount every year प्रत्येक बार जो वर्ष है आपकी जो वैल्यू है वो सेम अमाउंट में डिक्रीज हो गई है। इसमें आप लिख सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द original cost is deduct every year। तो आप ये कहेंगे कांस्टेंट अमाउंट जो है पर ईयर डिडक्ट हो रही है या कम हो रही है, तो उसे क्या करेंगे, उसको कम कर देंगे, पर ईयर ही कम करेंगे, जितने साल का हो उसको एक साथ कर सकते हैं एवरी ईयर, सो दैट at the end of the utility period only the scrap value is left। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी जो वैल्यू है वो स्क्रैप वैल्यू को छोड़कर जो वैल्यू होती है वो एक सेम कांस्टेंट अमाउंट के अंदर वो डिक्रीज होती है पर ईयर, ठीक है। तो उसको जैसे अगर मैं आपसे बात करूंगा कि जैसे कोई 20,000 की आपकी प्रॉपर्टी है, कितने की है, इसको देख लीजिए आप एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। नेक्स्ट इसका मतलब ये है कि सेम अमाउंट में कैसे,
प्रॉपर्टी है उसकी प्रेजेंट टाइम की जो वैल्यू है वो माना कि 20,000 है। 20,000 है। मैं आपसे कह रहा हूँ इसकी जो प्रॉपर्टी इसकी 10% आपकी स्क्रैप वैल्यू होती है, तो आप इसका 10% निकालेंगे। कितना? 10% इसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 2000 इसको माइनस किया, अब आपके पास में 18,000। ये 18,000 यदि सेम आपके अमाउंट में डिक्रीज हो रही है वैल्यू, सेम अमाउंट में, सपोज दैट इसकी जो ईयर लाइफ थी वो 18 ईयर है। कितनी है? 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स है, तो प्रत्येक ईयर यानी एनुअल जो डिप्रिसिएशन हो रहा है इसके अंदर, तो प्रत्येक साल में कितना होगा आप डिवाइड कर देंगे इसका, तो 1000। यानी आप ये कहेंगे कि प्रत्येक ईयर आपका जो डिप्रिसिएशन हो रहा है कांस्टेंट जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो पर ईयर 1000 का हो रहा है, पर ईयर 1000 का हो रहा है। ठीक है, तो आप 10 साल बाद कितना होगा, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10,000। इसका पार्ट हो जाता है, डिप्रिसिएशन हो जाता है। तो बची जो वैल्यू है वो 8,000 है, और 2,000 जो आपकी वैल्यू है वो स्क्रैप वैल्यू है। इस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो आपको इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, एनुअल डिप्रिसिएशन एनुअल डिप्रिसिएशन बराबर, या इधर लिख लीजिए डी बराबर ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ, या इन लिख दो, लाइफ इन ईयर। यानी आप ये कहेंगे कि आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से माइनस करना है क्या? स्क्रैप वैल्यू। क्या? स्क्रैप वैल्यू। यदि मैं ओरिजिनल कॉस्ट को सी से डिनोट करूं और स्क्रैप वैल्यू को एस से डिनोट करूं और लाइफ ऑन ईयर को एन से नोट करूं, तो ये डिप्रिसिएशन वाला पार्ट जो आपका होगा वो ये होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से। यदि आप ये कहेंगे कितने ईयर बाद, चाहे आप यदि मैं एन ईयर बाद में यदि मैं बात करूं कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी। ठीक है, यदि आप ये कहें द बुक वैल्यू, क्योंकि मैंने कहा था कि बुक वैल्यू जो होती है कि वैल्यू में डिप्रिसिएशन जो वाला पार्ट होता है वो कितना माइनस हो रहा है। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग माइनस करते हुए जाते हैं, बुक में मेंशन कर देते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं आप द बुक वैल्यू आफ्टर द number of years से n ईयर, माना कि n ईयर के बाद से n ईयर, यदि आपको पता लगा कि n ईयर के बाद बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस n इंटू डी। डी क्या है? डिप्रिसिएशन वाला पार्ट। एक साल में इतना हो रहा है, तो n के बाद, n कितने साल बाद में कितना पार्ट होगा, तो n के ईयर के बाद में इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपकी n ईयर के बाद में इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी 10, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जैसा ओरिजिनल कॉस्ट थी अपनी 20, ठीक है, और 20,000 थी, उसको यदि माइनस कर दीजिए n इनटू डिप्रिसिएशन वाला पार्ट, क्या? c माइनस s अपॉन n, ये अपन माइनस करेंगे तो इसके n ईयर के बाद में ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। n की वैल्यू जितनी आपकी ईयर के बाद में अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में आगे अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट मेथड की। थैंक यू सो मच।